जिस गलती से हम सीखते हैं वो गलती नहीं एक सीख है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने की थी अपने ऑनलाइन बिजनेस के इनिशियल डेज में, और उम्मीद करता हूँ कि भी आपको भी उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली जो मिस्टेक्स थी वो थी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होना, या फिर यूं कह सकते हैं कि भी सिंगल सेल्स चैनल पे डिपेंडेंट होना। हमने जब बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने से शुरुआत की थी। लेटर ऑन क्या हुआ कि बाकी मार्केट प्लेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए और हमने उन पे भी जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किए। अब मार्केट प्लेस पे इनिशियली लेवल पे हमें बहुत अच्छी सेल जो है वो वहां से मिली, लेकिन उसके बाद में हमने कुछ समय बाद नोटिस किया कि काफी सारे पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, काफी सारे थ्रेट्स है, जैसे कि कंपटीशन हो गया वहां पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में अगर बात करें कि भाई कुछ मार्केट प्लेस ऐसे थे जिनमें इतने फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस हो रहे थे कि उनकी वजह से बिजनेस हैम्पर हो रहा था, सेल जो है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रही थी। तो हमने यहाँ पे एक चीज रियलाइज की कि कभी भी सिंगल सेल चैनल पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना है अपनी सेल्स के लिए। तो उसके बाद में हमने क्या किया, हमने साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट पे भी फोकस किया, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे भी प्रोडक्ट सेल किए, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी जो है वो अपनी ब्रांडिंग की, अपने ब्रांड को बिल्ड करना शुरू किया, ताकि वहां पे भी जो है वो हमारी एक कम्युनिटी बने, हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है वो बने, उनका एक जो नेटवर्क है वो बिल्ड हो। तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे मल्टीपल सेल्स चैनल होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि किसी एक सेल चैनल के साथ में या फिर किसी एक मार्केट प्लेस के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू रहता है, तो बाकी जितने भी सेल चैनल है वहां से हमारे प्रोडक्ट बिकते रहे, हमारी सेल जो है वो हैम्पर ना हो किसी एक सेल चैनल की वजह से। अब यहाँ पे जो दूसरी मिस्टेक थी वो थी अपना खुद का ब्रांड नया बनाना। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो हमने शुरुआत की थी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, हम दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो है वो सेल करते थे और उनसे जो है वो सेल जनरेट करते थे। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक तो कंपटीशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सभी के लिए उनको सोर्स करना और सेल करना इजी होता है, क्योंकि इनका एक प्रॉपर नेटवर्क होता है, एक सप्लाई चेन होती है, और मोस्टली सभी सिटीज में जो है वो उनके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कम रहता है। उसके अलावा हमें ब्रांड्स पे डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है कि भी कल को कोई इश्यू आता है, अगर ब्रांड हमें ऑथराइज नहीं करता है या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो काफी सारे इश्यूज वहां पे रहते हैं। अब यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ में एक और चीज ये भी आती है कि मान लीजिए हम किसी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कल को अगर वो ब्रांड खुद मार्केट प्लेस पे आके अपने प्रोडक्ट सेल करता है, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर ब्रांड से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ब्रांड खुद उसको सेल कर रहा है तो हम कैसे कम्पीट जो है वो उससे कर पाएंगे, हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा वहां पे जो है वो कम्पीट करना। इन्वेंट्री में भी हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, प्राइसिंग में भी जो है वो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इश्यू जो है वो हमें लगा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ में। तो उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने खुद की ब्रांड जो है वो बनानी शुरू की, अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो बनाया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाए, प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करवाए, और उसके बाद में अपनी ब्रांड से जो है वो उनको जितने भी सेल्स चैनल है उन पे सेल करना शुरू किया। तो एक हमारी ब्रांड जो है वो बिल्ड हुई और इसका जो है वो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिला। वहीं अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कस्टमर जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के रहते हैं, वहीं पे जब हम अपने प्रोडक्ट सेल करें, अपनी ब्रांड से सेल करें, तो कस्टमर जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस भी करेंगे ना, तो जितने भी बड़े सेलर्स है वो लगभग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब अपनी ब्रांड नेम से जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक थी वो थी कॉस्टली प्रोडक्ट जो है वो सेल करना। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तो हम जो प्रोडक्ट बेचते थे वो ब्रांडेड होते थे और कॉस्टली होते थे, मतलब एक प्रोडक्ट की वैल्यू 4000 से लेकर 6000 रुपए तक रहती थी। अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कोरियर का चैलेंज हो गया, रिटर्न का चैलेंज हो गया, उसके बाद में COD रिफ्यूज हो गया, ठीक है, उसके बाद में कस्टमर रिटर्न हो गया। तो कॉस्टली प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, कस्टमर ने डैमेज करके रिटर्न कर दिया, या कोरियर में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, या फिर उसका बॉक्स आउटर पैकेजिंग जो है वो खराब हो गई, तो आपको लॉस होता है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट का बॉक्स भी खराब हो जाए ना तो वो रीसेल की कंडीशन में नहीं रहता। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट मिलता है और उसका बॉक्स भी डैमेज है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये आउटर पैकेजिंग या बॉक्स डैमेज होना लॉजिस्टिक में या कोरियर में एक नॉर्मल चीज है। पहली प्रॉब्लम तो कॉस्टली प्रोडक्ट के साथ में ये आती है। उसके बाद में कॉस्टली प्रोडक्ट आपको स्टोर करने के लिए या फिर इन्वेंट्री रखने के लिए भी ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है या फिर ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि 5000 रुपए मेरे एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसकी मान लीजिए परचेजिंग कॉस्ट यहाँ पे 4000 रुपए, तो अगर मैं उसके 10 पीस भी अपने पास में रखता हूँ तो मुझे 40,000 या फिर 40,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि भी हम सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट की सेल आती है तो हमें कम से कम 100 पीस जो है वो उसके रखने पड़ते हैं, तो आपकी ना कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है पूरे बिजनेस को रन करने की। तो ये जो है वो एक कॉस्टली प्रोडक्ट के
साथ में इशू आता है ऑनलाइन सेलिंग में, स्पेशली मार्केट प्लेसेस पे। तो हमने बाद में क्या किया, हम उन प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो गए जिनकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाता है या किसी का बॉक्स भी डैमेज हो जाता है तो ईजी होता है उनको रीसेल करना, या फिर अगर लॉस भी जो है वो कम हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक थी वो थी प्राइसिंग की और अकाउंटिंग की, और मुझे लगता है कि लगभग ऑनलाइन सेलर्स ये मिस्टेक करते हैं अपने बिजनेस के इनिशियली डेज में। देखिए, जब मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं ना तो लगभग सेलर अपने प्राइस कैलकुलेट करते ही नहीं है, वो एक अंदाजा लगा के चलते हैं या फिर एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट हमने 200 रुपए में परचेस किया तो हम एक काम करते हैं उसको 300 में बेच देते हैं, 400 रुपए में बेच देते हैं। वो एक रफ आइडिया लेके चलते हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, क्योंकि हमें देखिए शिपिंग के प्राइसेस जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, प्लस कमीशन जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे सेल करें तो पेमेंट गेटवे का जो कमीशन है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके अलावा रिटर्न हमें देखना पड़ता है कि हमारे कितने % जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, कितने % जो है वो COD रिफ्यूज हो रहे हैं, हमारी पैकेजिंग में कितनी कॉस्ट जा रही है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी जा रही है, हमारी जो टीम काम कर रही है वहां पे हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जबकि मोस्टली सेलर्स ऐसा नहीं करते। हमने भी बिजनेस के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन हमें समझ में आ गया कि भाई ये चीजें भी जो है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, और उसके हिसाब से जो है वो हमें प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वो सेट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर प्राइसिंग को और अकाउंटिंग को दोनों को सही तरीके से हम लेके चलेंगे साथ में, तो हमारे बिजनेस में हमें क्लियरिटी आएगी कि भी हम कितना प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली ले पा रहे हैं और कहाँ पे हमें कितने जो चार्जेस हैं वो लग रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक थी वो थी टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए, शुरुआत में जब भी स्टार्टअप होता है तो 2-4 लोग ही होते हैं उसके अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जब आपको ग्रोथ वहां पे दिखनी शुरू हो जाती है, जब आपको लगता है कि भी अब बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, तो वहां पे हमें जो है वो टीम बिल्ड करनी पड़ती है। अगर हम टीम बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि हम एज ए बिजनेस ओनर वही डेली के कामों में जो है वो लगे रहेंगे और आगे की जो प्लानिंग है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और शुरुआत में तो जो है वो हमने ही शुरू की थी। हम 2-3 लोग थे, हम ही जो है वो बिजनेस हैंडल करते थे पूरा, हर टास्क जो है वो हम खुद ही देखते थे, पैकिंग से लेकर ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्राइसिंग, अकाउंटिंग सारी हम खुद देखते थे। उसके बाद में हमें एक चीज रियलाइज हुई कि भी अगर हमें बिजनेस को और ग्रो करना है तो हमें टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने का भी मतलब ये नहीं है कि भी आपके पास अगर ज्यादा लोग है तो आपकी एक अच्छी टीम है। यहाँ पे टीम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। काफी सारे स्किल्स होते हैं, काफी सारी नॉलेज होती है जो आपको गेन करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है पूरा मैनेज करना कि भी कैसे आपको पूरी टीम को मैनेज करना है, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा आए और बिजनेस को जो है वो एक ग्रोथ मिले। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं एज ए बिजनेस ओनर तो ये बहुत जरूरी है कि भी हम एक टीम बिल्ड करें और हमारा जो काम है वो डिवाइड करें टीम में, और उसके साथ जो है वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाए। तो दोस्तों, ये 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी अपने ऑनलाइन बिजनेस के इनिशियल डेज में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।